अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। आपने भी कभी देखा होगा हम लाइफ में भी कि जो बंदा कभी रो पड़ता है या अपने दुख किसी के साथ शेयर कर देता है या रो पड़ता है उसके जज्बात की वजह से, तो उसका जो दुख का बोझ है वो हल्का हो जाता है। तो इस तरह ही है। Overall, Aristotle's definition of tragedy in chapter 6 emphasizes the importance of the art form. चैप्टर 6 में इसकी ट्रेजेडी की जो जितनी भी डेफिनेशन है इसमें सबसे ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है कि आर्ट की कितनी अहमियत है एज अ सीरियस एंड सिग्निफिकेंट मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। ये एक सीरियस हो और एक ख़ास किस्म के जो मीडियम है ये इजहार का। द ट्रेजेडी इज़ नॉट इंटेंडेड फॉर मेयर एंटरटेनमेंट बट rather as a means of exploring important human themes and emotion। ट्रेजेडी का फंक्शन ये नहीं है कि एंटरटेन करना, लोगों को एंटरटेनमेंट देना, बल्कि इसका मकसद है कि ह्यूमन के जो थीम्स हैं अहम, उनको एक्सप्लोर करना और इमोशन को भी उभारना और परगेशन इसका मकसद है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मेम्सिस दैट इमिटेट्स ह्यूमन एक्शन एंड कैरेक्टर एंड इट इज़ मीन टू बी परफॉर्म रेदर देन सिंपली नरेटेड। आगे वो कहते हैं कि ये एक मिमेसिस की फॉर्म है जो कि ह्यूमन एक्शन को इमिटेट करती है और कैरेक्टर को, और इसका मकसद होता है परफॉर्म करना, ना कि नरेट करना या बयान करना। फाइनली ट्रेजेडी इज़ मीन टू हैव अ कैथार्टिक इफेक्ट ऑन ऑडियंस। और आखिर में वो कहता है कि जो है सॉरी कि इसका जो फंक्शन होता है कि ट्रेजेडी का, इसका फंक्शन यही है कि आइडियंस के जो कैथार्टिक इफेक्ट जो है ना आइडियंस के अंदर, उसको उभारना, उसको सामने लाना या उभारना, उसको कहते हैं। लीडिंग टू रिलीज और परगेशन ऑफ इमोशन सच एज पिटी एंड फियर। जो कि कैथार्टिक इफेक्ट से क्या होता है कि उससे पिटी एंड फियर होते हैं। इमोशन जो है वो पिटी एंड फेयर के इमोशन जो अराउज होते हैं, और उसके बाद परगेशन का जो प्रोसेस है या इमोशन परगेशन ऑफ इमोशन होता है पिटी एंड फेयर से। अरिस्टोटल एलाबोरेट्स ऑन व्हाट ही मीन when he says that the action of a tragedy should be complete in itself and have a magnitude। अब मज़ीद इसको एलेबोरेट करता है अरिस्टोटल, जो वो कहता है कि एक्शन कंप्लीट होना चाहिए ट्रेजेडी का, तो उसका क्या मकसद है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। According to Aristotle, a complete action has beginning, middle, and end, and that follows a logical sequence and events। वो कहते हैं कि जो ट्रेजेडी का जो प्लॉट होता है या एक उसका जो एक्शन होता है, उसका एक स्टार्ट होना चाहिए, फिर उसका मिडल होना चाहिए और उसका एंड होना चाहिए, और जो कि एक दूसरे को ये उससे पीछे जो है कि ना इवेंट्स का जो सीक्वेंस है ना वो लॉजिकल होना चाहिए। तो मतलब कि लगे कि यार वाकई ये इस तरह हुआ है। बेरबत किस्म के इवेंट्स जो है ना वो बीच में नहीं होने चाहिए, ये बिल्कुल फिट ही ना हो। पता चल रहा आवाज़ है कि यार ये तो इसके अंदर फिट ही नहीं होता, लेकिन फिट होना चाहिए। आइडियंस को लगे कि वाकई यार स्टोरी इधर से शुरू हुई है, ये स्टोरी का मिड है, ये स्टोरी का एंड है। आपस में वो ऑर्गेनिक होल की तरह जुड़े होने चाहिए जितने भी इवेंट्स हैं, और उनको सेपरेट ना किए जा सके। अगर बीच में से एक सेगमेंट भी निकालें तो वो इनकम्प्लीट लगे, तो इसको कहते हैं कंप्लीट होल। द एक्शन शुड आल्सो बी सेल्फ कंटेन्ड एंड नॉट रिक्वायर एनी आउटसाइड ऑफ द प्ले टू बी अंडरस्टैंड। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी उसकी है प्लॉट या स्टोरी है, वो अपने आप में कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब कहने का ये है कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए मज़ीद किसी जो है प्ले की ज़रूरत ना पड़े, कि उसको मज़ीद डिटेल उसकी बयान करने के लिए किसी फर्दर प्ले की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि जब ऑडियंस के सामने वो एक्शन आए तो ऑडियंस उससे सेटिस्फाई हों, और वो उनको ये नहीं कि उनके माइंड में एक क्वेश्चन पैदा हो कि यार ये इसकी किस वजह से हुआ है या क्या हुआ है या क्या, मतलब क्वेश्चन उनके माइंड में नहीं आना चाहिए उसके, बल्कि वो देखें तो कहें यस, तो इस तरह ही हुआ होगा। क्योंकि उसका सीक्वेंस, उसका जो है ना वो मेन चीज़ होती है कि वाकई ये इस तरह हुआ है। उसके लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए इवेंट्स का। द एक्शन शुड आल्सो बी सेल्फ कंटेन, मतलब उनके अंदर पूरा जो है
अपना मीनिंग वो खुद रखते हो, सेल्फ कंटेंट के अपने मीनिंग के लिहाज से खुद वो उसको क्या कहते हैं कि जो है ना खुद कफ़ील तो नहीं कह सकते, सॉरी, लेकिन अपना वो मीनिंग मीनिंग रखते हों, पूरा जो उनका रिक्वायरमेंट हो मीनिंग की वो रखते हों। एरिस्टोटल फर्दर एक्सप्लेन्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्शन इन अ ट्रेजेडी शुड बी अप्रोप्रिएट टू द वर्क एज अ होल। वो कहता है मज़ीद, वो अरिस्टोटल एक्सप्लेन करता है एक्शन का जो मैग्नीट्यूड है ट्रेजेडी के, वो मुनासिब होना चाहिए एज अ होल के लिहाज से, कि ना बहुत ज़्यादा लेंथी हो कि लोग बोर होना शुरू हो जाए, ना इतना शार्ट हो कि समझ ही ना आए, बीच में से इवेंट्स मिस हों। तो इस तरीके से नहीं, बल्कि वो मुनासिब सा हो, ना बहुत लंबा हो ना बहुत छोटा हो, मीनिंग के लिहाज से वो मसलन भरपूर हो, मीनिंग अपना उसके अंदर पूरा हो जिस जिस थीम पे वो ट्रेजेडी बनी है, और अपना जो उसका मैसेज है वो कन्वे कर रहा हो। दिस मीन दैट द एक्शन शुड बी सिग्निफिकेंट एंड नॉट ओवरली लॉन्ग और शॉर्ट, कि मतलब वो सिग्निफिकेंट हो, ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग। द इवेंट्स इन द प्ले शुड बी इम्पोर्टेंट एनफ टू वारंट द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस, कि इवेंट्स जो हैं वो बहुत अहम होने चाहिए, अहम इतने इस हद तक होने चाहिए कि वो जो ऑडियंस है उसकी जो अटेंशन है उसको वो वारंट कर सकें, यानी अपनी तरफ कर सकें, बट नॉट सो कम्प्लेक्स दैट दे आर डिफ़िकल्ट टू फॉलो, बट इस तरह कम्प्लेक्स भी ना हो कि बिल्कुल पेचीदा हो जाए प्लाट, कि समझ ही ना आए किसी को। To illustrate this point, Aristotle provides example of tragedies that have been successful in terms of their completeness and magnitude. कहता है कि यहाँ जो है अरिस्टोटल कुछ एग्जांपल देता है उन ट्रेजेडीज़ की जो अपने आप में कंप्लीट थी एज अ होल, मैग्नीट्यूड के लिहाज से। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, ही साइट्स सोफोक्लेस प्ले ओडिपस रेक्स। साइट्स का मतलब होता है कि हवाला देना, ठीक है। वो कहता है कि वो सोफोक्लेस के प्ले का एडिपस रेक्स के हवाला देता है, विच हैज़ अ क्लियर बिगिनिंग, मिडल एंड एंड, जिसकी एक क्लियर स्टार्ट है, दरमियान है, उसका मिड है और उसका एंड है। फॉलो द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, और उसके सीक्वेंस के या जो इवेंट्स हैं सीक्वेंस, उनके सीक्वेंस में एक लॉजिकल सीक्वेंस है उनकी इवेंट्स में। द प्ले इज आल्सो सिग्निफिकेंट एंड दैट इट डील विद इंपॉर्टेंट themes such as a fate and free will, and it is not overly long or complex। वो कहते हैं कि वो अपना इम्पोर्टेंट जो है ना मुकम्मल थीम जो है वो कन्वे कर रहा है, कि फ्री विल का क्या रोल था उसमें, फेट का क्या रोल था, और ना बहुत ज़्यादा लंबा था और ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। इन कंट्रास्ट, एरिस्टोटल criticizes the work of some poets who have beliefs who he believes that created that have cre- sorry have created plays that are too long or too complex। और वो अरिस्टोटल अपने कुछ एसेस में या कुछ बुक्स में वो क्रिटिसाइज़ कर चुका है अपने वर्क में उन प्ले जो थे पोएट्स या जो आर्टिस्ट थे जो बहुत ज़्यादा लंबे प्ले लिखते थे या कम्प्लेक्स, विच देयर फोर फेल टू होल्ड द अटेंशन ऑफ द आइडियंस, और इस वजह से वो आइडियंस की जो तवज्जो है, अटेंशन है, वो उसके ऊपर नहीं रख सकते थे। ही आर्ग्यूज दैट द एक्शन इन अ ट्रेजेडी शुड बी स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे दैट इट होल्ड द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस फ्राम बिगिनिंग टू एंड। वो कहता है कि मज़ीद वो दलाइल देता है इस बात पे कि वो एक्शन जो ट्रेजेडी के अंदर इस तरह उसका स्ट्रक्चर, उसकी साख्त होनी चाहिए इस तरीके से वो, कि वो ऑडियंस की जो तवज्जो है वो अपनी तरफ, तब शुरू से लेकर आखिर तक उनकी जो तवज्जो है अपनी तरफ मबजूल रखे, इस तरह रखे कि ऑडियंस बिल्कुल उसके अंदर खो जाएं और उनको होश ही ना हो आसपास की दुनिया का, कि आसपास में क्या हो रहा है। ओवरऑल, एरिस्टोटल एम्फेसिस ऑन द completeness and magnitude of the action in a tragedy highlights the importance of structure and coherence in genre। वो कहता है कि अरिस्टोटल जो है ना वो जोर देता है इसकी मैग्नीट्यूड पे, कंप्लीटनेस पे, ट्रेजेडी के अंदर जो एक्शन है वो इस वजह से, क्योंकि वो स्ट्रक्चर और जो इवेंट्स हैं उनकी कोहेरेंस को हाईलाइट करने के लिए वो इस बात पे जोर देता है। ट्रेजेडी शुड हैव अ क्लियर एंड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कि ट्रेजेडी के अंदर जो इवेंट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और उनके अंदर किसी किस्म की अबहम नहीं होना चाहिए, और लॉजिकल जो है वो लॉजिक होना चाहिए उन इवेंट्स में, कोई किसी लॉजिक के तहत वो आपस में जुड़े हों, एक बेरब्त ना लगे आपस में।
एंड द एक्शन शुड बी सिग्निफिकेंट अप्रोप्रिएट इन लेंथ, और एक्शन जो है ना वो अपनी लेंथ के लिहाज से सिग्निफिकेंट हों, मतलब कि पूरे हों। दीज एलिमेंट्स आर असेंशियल फॉर क्रिएटिंग अ वर्क ऑफ आर्ट दैट इन इज़ बोथ एंगेजिंग एंड मीनिंगफुल। कि इस तरह का जो जो ये एलिमेंट्स हैं, ये हमने जो डिस्कस किए हैं ऊपर, ये इसलिए हैं कि इनको फॉलो करते हुए कोई भी पोएट या राइटर एक मीनिंगफुल और इंगेजिंग जो है ना वो वर्क ऑफ आर्ट प्रोड्यूस कर सकता है। Aristotle also introduces the concept of peripeteia and anagnorisis, which are important element of tragedy. Anagnorisis कहते हैं जो किसी भी उस पर जो रेवलेशन होता है या कोई भी उस पर इंकशाफ होता है किसी सच्चाई का, जिसकी वजह से उसकी फार्चून चेंज हो जाती है, और जब फार्चून चेंज हो जाना, उसके हालात चेंज हो जाना मेन करेक्टर के, उनको पेरिपेटिया कहते हैं। और जिस वजह से, जिस नॉलेज की वजह से उसकी इग्नोरेंस ख़त्म होती है, उसको एनाग्नोसिस कहते हैं। विच आर इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजिडी, ये बहुत अहम है। पेरिपेटिया रेफर टू अ सडन रिवर्सल ऑफ फार्चून और चेंजेस इन द सर्कमस्टांसेस, ऑफन फ्राम गुड टू बैड और वाइस वर्सा। वो कहता है पेरिपेटिया जो है ना ये वही है कि रिवर्सल ऑफ सिचुएशन है, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून है, चेंजेस इन सरकमस्टांसेस है मेन करेक्टर के, या तो वो बुरे से अच्छे हो जाएंगे या अच्छे से बुरे हो जाएंगे, इस तरह। और एनाग्नोसिस जो है ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू अ डिस्कवरी और रिकग्निशन। वो एनाग्नोसिस जो है वो उसके जो मेन करेक्टर होता है उस पर इंकशाफ होता है किसी ऐसी सच्चाई का जिसकी वजह से उसके हालात चेंज हो जाते हैं। उस सच्चाई को, उस नॉलेज को, उस इंफॉर्मेशन को कहते हैं एनाग्नोसिस या रिकग्निशन या डिस्कवरी। और जो उस रिकवरी या रिकग्निशन की वजह से उसके हालात चेंज हो जाते हैं उसको पेरिपेटिया कहते हैं या रिवर्सल कहते हैं। अच्छा, ये फार्चून का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, ये हालात, उसके सरकमस्टांसेस, उसके हालात, उसके ओवरऑल जो उसकी हालात होते हैं कैरेक्टर के, उसको फार्चून कहते हैं। यूजुअली बाय ट्रेजिक हीरो, वो आम तौर पर वो कहता है कि ये ट्रेजिक हीरो को रिवील होता है, रिकग्निशन होती है या डिस्कवरी होती है और उसकी फार्चून चेंज हो जाती है। ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ट्रूथ अबाउट देमसेल्फ दैट देयर सिचुएशन एंड वर्ल्ड अराउंड देम। वो क्या हो सकती है रिकग्निशन, या तो उसके अपने बारे में कोई एक ऐसा इम्पोर्टेंट ट्रुथ हो सकता है, या सिचुएशन कोई ऐसी हो सकती है जो उस पर खुलती है, या कोई दुनिया उसके आसपास के जो लोग रहते हैं उनके बारे में भी कोई हो सकता है, लेकिन वो उसके लिए इतने अहम होते हैं कि उसकी वजह से उसकी फार्चून में चेंज आ जाती है। According to Aristotle, peripeteia and agnosis are essential to the plot of the tragedy because they add to the emotional impact of the work. ये बेसिकली ये दो चीज़ें हैं, पेरिपेटिया और एग्नोसिस, ये एलिमेंट्स हैं प्लाट के, और यही उसके अंदर प्लाट के अंदर इमोशनल इम्पैक्ट डालते हैं। जब वो प्लाट प्रेजेंट किया जाता है किसी भी ट्रेजेडी के अंदर और परफॉर्म किया जाता है स्टेज पे, तो उसके बाद जो है ये उसका हिस्सा है, ये उसका पार्ट है। पहले एनाग्नोसिस होती है, उसके बाद पेरिपेटिया उसके साथ जुड़ी हुई है, तो ये उसका हिस्सा है। The sudden reversal of fortune can create a sense of surprise and shock in audience. While the discovery or recognition can add depth and complexity to the character of tragic hero. फंक्शन इसका क्या है कि जो सडन रिवर्सल है ना फार्चून की, वो आइडियंस के अंदर एक शॉकिंग और तजस्सुस पैदा हो जाता है उनके अंदर, और उनके अंदर सरप्राइज पैदा हो जाता है कि आगे क्या होगा, अब देखते हैं कि आगे क्या होगा, इसके तो हालात चेंज हो गए, अब क्या होने वाला है। मतलब वो उनके अंदर एक तजस्सुस पैदा होता है, क्यूरियासिटी पैदा होती है। और जो रिकग्निशन है या जो है एनाग्नोसिस, उसकी वजह से डेप्थ का पता चलता है, क्योंकि वो एक रियलिटी उसके सामने रिवील होती है, ठीक है। और उसके बाद कम्प्लेक्सिटी, जो करेक्टर की कम्प्लेक्सिटी है वो भी सामने आती है। जिस तरह के एडिपस रेक्स को पता चला कि मैं अपनी जो माँ है उससे शादी की है और उसके बाद मैंने अपने बाप को भी कत्ल किया, और अब तो उस पे ये उसकी कम्प्लेक्सिटी का भी पता चल गया, और उसके बाद उसकी फार्चून चेंज हो गई है, बिल्कुल हो जाती है। Aristotle gives several examples of how peripeteia and agnosis can be used in tragedy. वो कुछ एग्जांपल देता है, हम आगे अब बताने वाले हैं आपको। For instance, he cites an example of Oedipus Rex, who undergoes sudden reversal of fortune when he discovered that he
has unwittingly killed his father and married his mother. This discovery leads to profound change in Oedipus' character and ultimately leads to his downfall. वो कहता है कि जब उसको पता चला कि उसने उसकी फार्चून चेंज हो जाती, जब उसको पता चला कि उसने अपने बाप को मार दिया है, ना जानते हुए ना चाहते हुए भी, और उसकी माँ से बल्कि अपनी माँ से उसने शादी कर ली है, तो उसके बाद जो है ना ये उसको बहुत बड़ी चेंज की तरफ ले जाता है ये बहुत, और अल्टीमेटली वो उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है. Aristotle also notes that the peripety and anagnosis should be logical and consistent with the plot of the play. अरिस्टोटल इस बात को भी नोट करता है, इशारा देता है कि पेरिपेटी और एनाग्नोसिस जो हैं वो लॉजिकल होने चाहिए. ठीक है, यकदम नहीं कि बस प्ले चल रहा है और बीच में आके बंदा उसको एक बता देता है बेरबत बेहंगम किस्म के तरीके से कि यार ये है, आपको पता है इस चीज़ का, तो इस तरह नहीं होना चाहिए. विद द प्लॉट ऑफ द प्ले, उसके प्लॉट के साथ भी उनका एक जो है ना वो उसके साथ अच्छे सीक्वेंस के साथ या कंसिस्टेंसी के साथ जुड़े होने चाहिए. दे शुड नॉट कम आउट ऑफ एनी वेयर और बी कंट्राइव्ड बाय फॉर द सेक ऑफ एडिंग ड्रामा. ये मैं वही आपको बताया ना कि बिल्कुल बेरब्बत तरीके से नहीं, क्या एक बंदा आकर उसको बता देता है कि यार ये ऐसे है, आपको पता है आपके माँ से शादी की है, ऐसे नहीं होता, बल्कि एक तरीके से एक सीक्वेंस से चलता आता होता है, आहिस्ता 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 उसको पता चलता है कि यार ये मैं किस तरफ जा रहा हूँ, वाकई कुछ ऐसा है, मतलब एक स्लो प्रोसेस है और तरतीब से सीक्वेंस से. दे शुड अराइज नेचुरली फ्राम द इवेंट्स एंड सरकमस्टांसेस ऑफ द प्लॉट. और बिल्कुल इसी तरह के कुछ हालात ऐसे होते हैं कि उसको डिस्कवरी होती है उसके सामने, रिकग्निशन होती है, या कुछ इवेंट्स ऐसे हो रहे होते हैं कि वो रिकग्निशन उसको हो जाती है. Overall, the concept of peripety and agnosis are important element of tragedy according to Aristotle. वो कहते हैं कि जो पूरी हमने डिस्कशन की है इसके मुताबिक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं उसके ट्रेजिडी के. They add to emotional impact of work and can create a sense of surprise or shock in audience. ये बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि वो ये उसके अंदर ऑडियंस के अंदर ये इसकी वजह से शॉक और पैदा होता है सरप्राइज, पेरिपिटी और रेस की वजह से, एनाग्नोसिस की वजह से. व्हेन यूज्ड इफेक्टिवली, जब ये इफेक्टिवली यूज की जाए, ना कि बेहगम या एक गलत तरीके से, या उसके जो सही कमज़ोर तरीके से जब ये एक दूसरे के साथ ऐड करके और ये होते हैं जब प्लॉट के अंदर, तो उस वक्त इसका इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है. दे कैन आल्सो ऐड डेप्थ एंड कम्प्लेक्सिटी टू द कैरेक्टर ऑफ द ट्रेजिक हीरो एंड कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल कोहेरेंस एंड लॉजिक ऑफ द प्लॉट. और यही कह रहा है कि ये उसकी जो ट्रेजिक हीरो के साथ ये उसकी डेप्थ बताते हैं और कम्प्लेक्सिटी, और इसके साथ साथ ये ओवरऑल जो है ना प्लॉट के अंदर कोहेरेंस के साथ और लॉजिक के साथ जुड़े होते हैं. तो आगे इन चैप्टर 14 ऑफ पोएटिक अरिस्टोटल डिस्कसेस द इमोशनल इम्पैक्ट दैट अ ट्रेजेडी शुड हैव इन ऑन इट्स ऑडियंस. वो ट्रेजेडी का इमोशनल इम्पैक्ट डिस्कस करता है 14वें चैप्टर में, जो 14 नंबर चैप्टर है. ही आर्ग्यूज दैट द पर्पस ऑफ ट्रेजेडी इज़ टू अराउज फीलिंग ऑफ पिटी एंड फेयर इन ऑडियंस. के मेन जो फंक्शन है, पर्पस जो है ट्रेजेडी का, feeling of pity and fear arouse करना audience का. When he calls the pleasure of tragedy, these emotions should be brought about by plot of the play itself rather than by spectacle or special effect. वो कहता है कि इसको कहते हैं pity and fear को जो pleasures of tragedy कहते हैं, प्लेजर एंड इसको कहते हैं प्लेजर्स कहते हैं ऑफ ट्रेजेडी. और ये इमोशन जो है ना वो कहते हैं प्लॉट के ज़रिए लाए जाते हैं, ना कि स्पेक्टिकल या स्पेशल इफेक्ट जो म्यूज़िकल जो प्रोसेस होता है ओवरऑल जो ट्रेजेडी के अंदर, उसके ज़रिए नहीं लाए जाते. म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो सीनरी वगैरह से नहीं लाए जाते, बल्कि ये प्लॉट के अंदर एनाग्नोसिस और जो है ना ये लाए जाते हैं. सॉरी, पिटी एंड फेयर जो है ना वो प्लॉट के ज़रिए लाए जाते हैं, ना कि म्यूज़िक इस तरह चलाया जाए कि उससे लोग जो है ना वो आंसू बहाना शुरू हो जाएं. ऐसा नहीं है. एरिस्टोटल बिलीव्स दैट द प्लॉट ऑफ अ ट्रेजेडी शुड बी डिज़ाइंड इन सच अ वे एज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ इनएविटेबिलिटी एंड फॉरबिडिंग. वो कहता है कि प्लॉट इस तरीके से ट्रेजेडी का डिज़ाइन करना चाहिए कि वो उसके अंदर जो है ना इनएविटेबिलिटी होता है, नागुज़ीर होना, यानी कुछ चीज़ें उसके अंदर ऐसी हों जो उसके लिए इतनी ज़रूरी है, उनको निकालें तो मसला प्लॉट
का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ये बात यही कर रहा है। द ऑडियंस शुड बी अवेयर फ्रॉम बिगिनिंग टू दैट द ट्रेजिक हीरो इज डूम्ड टू अ ट्रेजिक फेट। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है कि ऑडियंस को पहले ही आप बता दो, उनको पहले से पता हो कि जी हीरो की जो है डाउनफॉल होगा। उससे ये होता है कि जो है ना दिस, या जिक्र भी है, दिस एंड दिस नॉलेज शुड क्रिएट अ सेंस ऑफ टेंशन एंड एंटिसिपेशन। उनके अंदर वो टेंशन और एंटिसिपेशन प्रोड्यूस करता है ये। As the plot unfolds, the audience should be drawn into emotional world of the character and feel a sense of empathy for their struggle and sufferings. इससे क्या होता है कि ऑडियंस के अंदर जो है ना वो उसके अंदर बिल्कुल इमोशनली एंगेज हो जाते हैं और वो सेंस ऑफ एम्पैथी, उनके साथ हमदर्दी महसूस करते हैं। और जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है उसके साथ हमदर्दी उनकी होती है, और जब सफरिंग में होता है तो भी बहुत ज़्यादा हमदर्दी फील करते हैं। When the tragic hero ultimately meets their downfall, the audience should feel a sense of pity and fear. और जब फिर उसके बाद जब उसका डाउनफॉल होता है तो जो ऑडियंस है वो पिटी एंड फेयर फील करते हैं। अरिस्टोटल आर्ग्यूज दैट दीज इमोशन आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन दे आर ब्रॉट अबाउट बाय प्लॉट इटसेल्फ rather than by external factors such as spectacle or special effects। और अरिस्टोटल कहता है कि जब ये प्लॉट के ज़रिए ये इमोशन जब लाए जाते हैं, उसके अंदर इमोशनल इम्पैक्ट जब लाया जाता है ऑडियंस के अंदर, तो उसका ज़्यादा असर होता है बजाय कि एक्सटर्नल फैक्टर जिस तरह स्पेक्टल हो गए या स्पेशल इफेक्ट हो गए, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट या म्यूज़िकल वॉइस जो होती हैं, तो उससे ये होता है कि उससे इतना ज़्यादा सॉन्ग से इम्पैक्ट नहीं होता इमोशनल इम्पैक्ट जितना कि प्लॉट के ज़रिए जो इमोशनल इम्पैक्ट लाया जाता है वो इफेक्टिव होता है। ही बिलीव दैट द यूज़ ऑफ सच डिवाइसेस कैन डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द प्ले टू क्रिएट अ सेंस ऑफ आर्टिफिशियलिटी। जब इस तरह की म्यूज़िक वगैरह से जो इमोशनल इम्पैक्ट लाने की कोशिश की जाए तो इससे कहता है कि सेंस ऑफ आर्टिफिशियलिटी क्रिएट हो जाता है ट्रेजेडी के अंदर। और ओवरऑल Aristotle's emphasis on the importance of the plot in creating emotion of pity and fear highlight the idea that tragedy should be cohesive and unified work of art। वो कहता है कि जो अरिस्टोटल बार बार इस बात पे फोकस करता है, इस बात पे जोर देता है कि प्लॉट इस तरह होना चाहिए कि वो इमोशन जो है पिटी एंड फेयर के लाए। तो वो कहता है कि इससे ये लगता है, इससे ये जाहिर होता है कि जो आइडिया है ना कि ट्रेजेडी को हिस्से होनी चाहिए, यूनिफाइड वर्क ऑफ होना चाहिए, ये और ज़्यादा सामने आता है हाईलाइट हो के कि अरिस्टोटल का जो कंसेप्ट है वो, यानी कि अरिस्टोटल की नज़र में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत थी कि प्लॉट जो है ना वो यूनिफाइड हो, कोहेसिव हो, ऑर्गेनिक हो, ठीक है, और थोड़ा बहुत कम्प्लेक्स भी हो। द प्लॉट शुड बी केयरफुली कंस्ट्रक्टेड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ इनएविटेबिलिटी एंड फॉरबिडिंग। कहता है प्लॉट को बड़े एहतियात के साथ केयरफुली कंस्ट्रक्ट करने चाहिए कि उससे सेंस ऑफ इनएविटेबिलिटी, यानी कि उसके अंदर जो उसके एलिमेंट्स हैं उनके एक दूसरे के बगैर वो इनकम्प्लीट नज़र आएँ। तो अगर उसमें एक भी आप एलिमेंट बीच में विदड्रॉ करें या निकालें तो पूरा प्लॉट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। एंड द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द प्ले शुड अराइज नेचुरली फ्रॉम द इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द प्लॉट। वो कहते हैं इमोशनल इम्पैक्ट जो है ना वो प्लॉट से अराइज होना चाहिए, ना इवेंट से और सर्कमस्टांसेस से होना अराइज होना चाहिए, ना कि एक्सटर्नल फैक्टर से। व्हेन दीज एलिमेंट्स कम टूगेदर इफेक्टिवली दे कैन क्रिएट अ पावरफुल एंड लास्टिंग इमोशनल इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस। वो कहता है कि जब ये एलिमेंट इकट्ठे होते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है ना ये बहुत पावरफुल इम्पैक्ट डालता है ऑडियंस पे, उन पे इमोशनल इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। और जिस तरह ये क्या कौन से एलिमेंट, मतलब कि प्लॉट जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिफाइड होना चाहिए, कोहेसिव होना चाहिए। ये चीज़ जब प्लॉट कोहेसिव होगा और यूनिफाइड होगा तो उसका इम्पैक्ट जो है ना ऑडियंस पे बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, लास्टिंग इमोशनल इम्पैक्ट डालेगा। इन चैप्टर 13 ऑफ पोएटिक अरिस्टोटल डिस्कसेस द करेक्टर ऑफ ट्रेजिक हीरो। In tragedy, he lays out four requirements that a tragic hero must fulfill in order to be effective in tragedy। आज तक इतना ही है। कल हम मज़ीद पार्ट 3 में हम ट्रेजिक हीरो को डिस्कस करेंगे
उसके बाद जो है ना कुछ टर्म्स हैं वो हम पढ़ेंगे, फिर कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनको मेरे ख़्याल में एक-एक लेक्चर उनके लिए रिक्वायर्ड होगा। बहरहाल आज तक इतना ही है, आज हम इधर ही एंड करते हैं लेक्चर का, और उसके बाद इंशाल्लाह जो है अगले लेक्चर में हम ट्रेजिक हीरो को डिस्कस करेंगे और कुछ टर्म्स पे भी। बहुत शुक्रिया, स्टे ट्यून्ड विद अस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी किस्म की लेक्चर में कमी है तो हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम उसमें बेहतरी ला सकें। बहुत शुक्रिया।